नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप उनके बारे में जागरूक हो सकें, ज्यादा वैज्ञानिक जानकारी आप तक पहुंच सके और इसके अलावा आपकी अगर कोई समस्या है उस फसल से जुड़ी हुई, उस विषय से जुड़ी हुई, तो उसका भी समाधान आपको मिल सके, वो भी लाइव, सिर्फ एक फोन कॉल के माध्यम से। जी हाँ, हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो आइए आपको बताते हैं कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही लेंगे आपके सवाल। आज का हमारा विषय खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण और साथ ही फसलों में समेकित नाशी जीव प्रबंधन, इन दोनों विषय पर हम बात करेंगे। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, अगर इन दोनों ही विषयों से जुड़े हुए कोई सवाल है, कोई आशंका है, कोई समस्या है, तो आप उसका समाधान जान सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों से डायरेक्ट लाइव बात भी कर सकते हैं। तो आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि अगले 1 घंटे तक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही हमारे जो आज के विषय है उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। तो चलिए आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कीट विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली में। तो आपको बता दें कि इन दोनों विषय पर हम बातचीत करेंगे, सवाल लेंगे और हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इन विषयों को और विस्तार से समझाएंगे। और अगर हम खास तौर पर खरपतवार की बात करें तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप खरपतवार नियंत्रण करें, फसलों में बढ़े ना, क्योंकि आप कितने भी पोषक तत्व डालते रहें फसलों में, लेकिन वो सीधे सीधे आपकी फसलों तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर खरपतवार की समस्या है फसल में, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा सी हो जाती है, कंपटीशन सा हो जाता है। जो आपकी फसल है और खरपतवार है और वो पोषक तत्व जो फसलों को चाहिए वो ये खरपतवार चूस जाते हैं। और कई बार होता यह है कि हमारे किसानों को इससे काफी नुकसान भी हो जाता है और सही समय पर अगर सही तरीके से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, काफी विकराल भी हो जाती है। तो कौन कौन से खरपतवार हैं, वो कैसे इन्हें पहचानें, इनका नियंत्रण कैसे करें, कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब हम जानेंगे आज चर्चा में। और साथ ही हम जैसा कि बात कर रहे हैं फसलों में समेकित नाशी जीव प्रबंधन की, तो देखिए हमारे कई मित्र कीट होते हैं, कई ऐसे कीट भी होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोनों का फर्क करना बहुत जरूरी है। मित्र कीट भी कई बार हम जानकारी के अभाव में या फिर उस तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते हैं जिससे वो हमारी फसलों से दूर हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं और इसका विपरीत असर फसलों की बढ़वार पर भी पड़ता है, उनकी गुणवत्ता पर भी पड़ता है। तो इसके बारे में भी आज हमारे मेहमान आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आप कितनी मेहनत करते रहे फसल के साथ, लेकिन अगर आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं किया तो सारी मेहनत जो है ये खरपतवार चूस जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि खरपतवार अपने आप में एक ऐसे पौधे हैं जिनको किसान भाई अपने खेत में नहीं देखना चाहता। तो ऐसी स्थिति में जब कि पर्टिकुलरली खरीफ के मौसम की जो फसलें हैं, जैसे धान है मुख्य फसल, उसके बाद मक्का है और दूसरी दलहनी फसलें हैं, तो इनमें खरपतवार रबी के मौसम की तुलना में अधिक आते हैं। तो जब खरपतवार आते हैं तो उनको हम कई विधियों से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो किसान भाई अगर शुरू से ही कुछ योजनाबद्ध तरीके से अगर खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए विचार करेंगे तो उनको ये चाहिए कि जब खेत की तैयारी करें तो वो 1-2 बारी जो है खेत में हल्का सा पानी दे दें और पानी देने के बाद जो खरपतवारों के बीज होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है खरपतवारों के बीज जो है फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं। जी। और एक खरपतवार तो अब मैं आपको बताऊं कि 15-15 हजार बीज जो है एक पौधा उत्पन्न करता है। अच्छा। तो वो सारे जो बीज अगर खेत में गिर जाते हैं तो वो जमीन की ऊपरी सतह में खरपतवारों के बीज होते हैं, तो जिससे क्या है उनका प्रकोप जल्दी होता है। तो किसान भाई जब खेत में पानी लगाएंगे बोने से पहले, फसल के लगाने से पहले, तो 5-7 दिन पर जो खरपतवार उग जाते हैं और उससे वो ट्रैक्टर से
और जुताई करके मार देंगे। तो उससे क्या होगा कि जितने खरपतवारों के बीज ऊपरी सतह में जमीन में पड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आगे 1 महीने में जो खरपतवार जमने वाले थे उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। जी जी। तो इससे किसान भाई बिना कुछ खर्च किए खरपतवारों का नियंत्रण कम कर सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसमें किसानों को ना तो किसी रसायन का प्रयोग करना और ना ही कोई विशेष खर्चा करना। जी। और आपको बता दें कि राजवीर जी बहुत सारे यहाँ पर खरपतवार भी लेकर आए हैं, पौधे लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए जब ऐसे बात करते रहते हैं तो कई बार चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, इतनी साफ नहीं होती, लेकिन जब आप उन्हें दिखाकर और उसके बारे में बताते हैं तो और भी ज्यादा आप बेहतर समझ सकते हैं। तो वो कौन कौन से खरपतवार हैं, कैसे उन्हें समझे कि किससे कितना नुकसान हो सकता है फसलों को, तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। खरीफ फसलों में खरपतवारों का प्रकोप होने की काफी ज्यादा आशंका रहती है। खरपतवार फसलों की पैदावार पर असर डालती है। खरीफ फसलों में पाई जाने वाली खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 बीज पत्रीय पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे सफेद मुर्ग, कनकौआ, जंगली जूट और जंगली तंबाकू। दूसरी, संकरी पत्ती वाली खरपतवार। इसको घास कुल की खरपतवार भी कहते हैं। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे सांवा, दूब घास। तीसरी तरह की खरपतवार होती है मोथा वर्गीय खरपतवार। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना 3 किनारों वाला ठोस होता है। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, जैसे मोथा। धान की प्रमुख खरपतवार सावा, कोदो, कनकौआ, जंगली जूट, मोथा और जंगली धान है। वहीं खरीफ की दलहनी और तिलहनी फसलों में महकुआ, हजारदाना, कनकौआ, सफेद मुर्ग, सांवा और मोथा उगाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो निवारण विधि अपना सकते हैं। इस विधि में वो सभी शस्य क्रियाएं शामिल हैं जिनके जरिए खेतों में खरपतवारों के उगने को रोका जा सके, जैसे उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल, अच्छी तरह से सड़ी गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल, ग्रीष्मकालीन जुताई, खेती की तैयारी और सिंचाई, नालियों की साफ सफाई। दूसरी ओर यांत्रिक विधि खरपतवारों पर नियंत्रण की आसान और प्रभावकारी विधि है। फसल की शुरुआती अवस्था में फसलों को खरपतवार के प्रकोप से मुक्त रखना जरूरी है। आमतौर से 2 निराई गुड़ाई पहली बुआई के 20 से 25 और दूसरी 45 दिन बाद करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। तो देखिए बहुत सारी बातें हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से भी बताई हैं, लेकिन अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और जानकारियां चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, तो हमारे मेहमान आपके साथ हैं कार्यक्रम में। आप कॉल करें और अपने सवाल उन तक पहुंचाएं। आइए बात करते हैं दूसरा जो हमारा विषय है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम समेकित नाश जीव प्रबंधन कह रहे हैं, ये है क्या, कैसे इसे समझें? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन, जैसा कि अंग्रेजी के वर्ड शब्द जो IPM से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, समेकित नाशी जीव प्रबंधन में वो समस्त विधियों का हम उपयोग करते हैं जो कीट को प्रबंधन के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। IPM जैसा कि आपने बताया, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जी। इसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं वो तमाम विधियों का समावेश है जो सही समय पर हमको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि कीट का प्रबंधन हो सके। लेकिन हमारा किसान भाई आजकल करता क्या है, कीटनाशक डायरेक्ट डालता है, जैसे ही इंसेक्ट दिखाई देता है और तुरंत वो कीटनाशक डालता है। इस विधि के अंतर्गत हमको पहले मॉनिटरिंग करना है, देखना है आपके खेत में कीड़े की कितना है, ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उस हद तक कीड़ा है या नहीं है। यानी अगर आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं करें कि सीधा आपको कीट दिखाई दे और आपने छिड़काव कर दिया। उसको समझना जरूरी है कि कितना प्रतिशत है, किस हद तक है। तो ये तो यहाँ पर तो किसान का विवेक भी है और साथ ही विशेषज्ञों की सलाह भी है। तो इसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे आगे, लेकिन देखते हैं रिपोर्ट।
समेकितनाशी जीव प्रबंधन से मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खेत और इसके आसपास के वातावरण में मौजूद नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ कीटनाशकों या दूसरे विषैले रसायनों पर ही निर्भर न होकर ऐसी सुरक्षा विधि को अपनाना है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। समेकितनाशी जीव प्रबंधन में प्रकृति में पाए जाने वाले फायदेमंद परजीवी, परभक्षी और फफूंदी व विषाणुओं को बढ़ावा मिलता है। समेकितनाशी जीव प्रबंधन आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। इसके तहत क्षेत्र की जलवायु और फसल के प्रकार के आधार पर कीट या जीवनाशी के प्रबंधन के लिए प्राकृतिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें फसल के मित्र कीटों की संख्या में इजाफा कर शत्रु कीटों का सफाया किया जाता है। इसके अलावा कुछ तकनीक जैसे लाल कद्दू बीटल के लिए नीम तेल का छिड़काव, पीले चिपचिपे जाल का इस्तेमाल, मिट्टी की रैंकिंग से फल मक्खी के प्यूपा को नष्ट करना आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है। समेकितनाशी जीव प्रबंधन की कई विधियां मौजूद हैं, जैसे शस्य क्रियाएं, यांत्रिक विधियां, जैविक विधियां और रासायनिक नियंत्रण। शस्य क्रियाओं में गर्मी में खेतों की जुताई करके उसमें मौजूद कीटों की अवस्थाओं को नष्ट किया जाता है। समय से बुआई और उचित फसल चक्र अपनाया जाता है। कीट और रोगों से ग्रसित पौधों को नष्ट किया जाता है। खेतों में लाइट ट्रैप लगाकर कीटों को नष्ट किया जाता है। जैविक विधि में मित्र कीटों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि रासायनिक नियंत्रण में सुरक्षित रसायनों का सही समय पर निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अभी आपने जाना कि किस तरीके से फसलों में कीट प्रबंधन या फिर कहें कि सही तरीके से मित्र कीटों का प्रबंधन करें। जो कीट आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनका प्रबंधन किस तरीके से करना है और कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारे मेहमान ने बताया भी कि ऐसा नहीं कि जैसे आपको कीट दिखाई दे फसलों में आप सीधा स्प्रे करने चले जाएं, क्योंकि इसके नुकसान भी हो सकता है। और देखिए, लागत भी बढ़ती है, काफ़ी इसमें पैसा भी खर्च होता है। तो अगर आप पूरे सावधानी से, समझदारी से, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा और फसलों पर भी इसका निश्चित तौर पर अच्छा असर रहेगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपकी कॉल्स का तो हमें इंतजार है। ये नंबर आप जान चुके हैं, 2 टोल फ्री नंबर साथ साथ हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, वहां से नोट करें और अपने सवाल इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो भी हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजवीर जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए जैसा कि मैंने कार्यक्रम में बताया भी कि आप बहुत सारे पौधे ऐसे लेकर आए हैं, खरपतवार जिनका हम नाम सुनते हैं और किसान जब सामने सामने देखता है कि आप अपने हाथ में उठाकर दिखा रहे हैं तो और भी ज्यादा उसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो आप किस किस तरह के खरपतवार आप लेकर आए? ये देखिए, जैसे किसान भाई भी जानते हैं कि हमारे खेतों में मुख्यतः 3 प्रकार के खरपतवार देखे जाते हैं। पहले घास जाति के खरपतवार हैं। घास जाति में खरीफ मौसम में सबसे ज्यादा जो खरपतवार आता है वो आता है सांवक, सवा जिसको बोलते हैं। लोग कभी कभी व्रत में इसकी खीर भी बनाते हैं, की खीर भी बनाते हैं। और हम तो जानते हैं गांव में इसकी झाड़ू भी बनाई जाती थी। जब पहले बांस की झाड़ू नहीं मिलती थी तो सावक ज्यादा होता था, तो किसान जो है लोग निकाल करके इसके झाड़ू के रूप में भी इसको यूज करते थे। तो ये सावा बहुत ज्यादा आता है धान की फसल में भी और दूसरी फसलों में भी। और देखिए, अब धान का समय भी आ रहा है तो मुझे लगता है कि किसानों को ध्यान में रखना चाहिए। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। कॉलर है, पहले उनका हम कॉल ले लेते हैं। राजवीर जी, फिर आपसे आगे बात करेंगे। हेलो 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 जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजवीर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो जैसा कि मैं घास जाति के खरपतवारों की चर्चा कर रहा था, उसमें सवा है, मकरा है, जिसको क्रैब ग्रास बोलते हैं, जिसके जैसे ये देखिए, ये सवा है, देखिए ये पूरा गुच्छे में आता है। और इसको किसान भाई देख लेते हैं धान की फसल में और जो खरीफ की फसल है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, चाहे अरहर हो, जो कोई भी फसल है, लोबिया हो, उसमें काफी आता है। इसके बाद जो है ये है मकरा। हाँ, देखिए इसके अगर आप इसको दिखाएंगे किसानों को तो जब कौवे के पैर जो होते हैं, क्रैब फुट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके पंजे के हिसाब से इसको फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है तो इसको मकरा बोलते हैं। तो ये भी घास जाति का एक मुख्य खरपतवार है। इसके अलावा ये है, इसको बोलते हैं फूलनी घास। हाँ, एक्रेनिक रेसिमोसा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटी होती है और जहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां ये ज्यादा पनपती है। इसके अलावा ये एक दूसरी ग्रास है
जिसको रेट्रोफ्लेक्सा, डाइनेवरा रेट्रोफ्लेक्सा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, इसको भी घास जाति का ये भी मुख्य खरपतवार है। और आजकल जो है धान की फसल में जो है सावा कम हो रहा है, जबकि ये खरपतवार उसकी जगह ले रहा है। अच्छा। खरपतवारों की एक प्रकृति होती है कि हम अगर एक शाकनाशी, एक हर्बिसाइड बार बार प्रयोग करते हैं धान की फसल में, तो उस शाकनाशी के कारण कुछ खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन धीरे 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 कुछ खरपतवार उन पुराने खरपतवारों की जगह ले लेते हैं, जिसके काल क्या होते हैं, हम कहते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे हमारी कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल में आइसोप्रोटन बहुत प्रमुख हर्बिसाइड था, जिसको गुल्ली डंडा कंट्रोल होना बंद हो गया। तो ऐसी समस्या जो है बार बार किसान भाइयों को मैं ये हिदायत दूंगा कि एक तरह की हर्बिसाइड बार बार हर साल बदल के करें, बदल के करें। और हमारे साथ एक कॉलर है नईमुद्दीन है, जिन्होंने झांसी से कॉल किया है। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो कांच या मोटा होता है वो उसका प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं हो पा रहा है। ग्लाइफोसेट रसायन का प्रयोग किया, लेकिन 100% इसका मुक्ति नहीं मिलती है, जिससे फसलें बहुत प्रभावित होती हैं, हमारी फसलों में भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ये कांच या मोथा का 100% मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल अहमदुद्दीन जी, देखिए हाँ, देखिए इसी का हम अभी जिक्र भी कर रहे थे। तो क्या वजह है, क्यों उस तरीके का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है? क्या जो अनुपात होना चाहिए इनका इस्तेमाल करने का, उसमें कहीं गड़बड़ी है, या फिर जैसे कि आप बताए थे कि बार बार अगर आप एक ही इस्तेमाल करेंगे हर्बिसाइड तो उसका रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है, तो एक बड़ी नई समस्या पैदा हो जाती है। तो इनके केस में क्या लगता है सर आपको? नईमुद्दीन जी, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है और बहुत अच्छा प्रश्न है। मोथा जो है खरीफ के मौसम में, इस मौसम में धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, चाहे कोई भी दलहनी फसल हो, इस मौसम में मोथा जो है बहुत मात्रा में आता है। कभी कभी पूरे खेत में मोथा दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि देखिए अभी मेरे हाथ में मोथा है, इसकी जड़ें देखेंगे, इसकी जड़ों में गांठें हैं। इसका भोजन जो है ना, इसकी एक मोथा, अगर मोथा ऊपर से कट गया है तो कम से कम ये 15 साल तक जीवित रहता है, क्योंकि इसकी जड़ों में भोजन काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए इसका प्रकोप बहुत होता है। तो मतलब इसको काटना छाटना इसका समाधान नहीं है, इसको जड़ से निकालना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात ये है, आपने कहा ग्लाइफोसेट नामक दवाई से इसका नियंत्रित नहीं होता है। ऐसा कीजिए, जब आप मई के महीने में बहुत गर्मी होती है तो खेत की गहरी जुताई कीजिए, खेत को बिल्कुल नीचे से खोल दीजिए। खोलने से सूर्य की जो गर्मी है उससे इसकी जड़ें जो हैं, इसका भोजन जो है सूर्य की गर्मी के कारण उसको निष्क्रिय हो जाएगा। और 15 दिन बाद आप हल्का सा पानी दे करके उसके अंदर ग्लाइफोसेट नामक दवाई डाल दीजिए पूरे खेत के अंदर। ग्लाइफोसेट की मात्रा जो है आप 1 किलो लेंगे प्रति हेक्टर 2.5 एकड़ के लिए, और 500 लीटर पानी में ये दवाई का जो घोल बनाकर छिड़काव कीजिए। उससे क्या होगा, जो जड़ें हैं, आपने गहरी जुताई से खोली है खेत को, पूरा खेत को आपने फाड़ दिया है, तो ये जड़ें ऊपर आ जाएंगी, सूर्य की गर्मी से ये नरम हो जाएंगी, काफी कमजोर हो जाएंगी, और ऊपर से इसका दवाई का प्रकोप होने से इसके अंदर जो है ग्लाइफोसेट चला जाएगा। मतलब ये ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, पूरा समाधान यही है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि ये सोचें कि 100% नियंत्रित हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि इसकी गांठें जो है ना जमीन में काफी गहरी तक होती हैं, तो ऊपर की जो गांठें हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो आपको कम से कम लगभग 60 से 70% तक का निजात आपको मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ ही यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि कुछ और खरपतवार जो है उसके पौधे भी यहाँ पर राजवीर जी लेकर आए हैं, और साथ ही राजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से फसलों में समेकित नाशीजीव प्रबंधन करें। वो भी कुछ सैंपल्स लेकर आए हैं, वो विधियाँ जिससे आप जो कीट है उनका नियंत्रण कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, विधि है जिसका अपनाया जा सकता है, बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में।
पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं खरपतवार नियंत्रण की, कैसे इन्हें पहचानें, किस तरह से नियंत्रण करें, किन दवाओं का इस्तेमाल करें, कितना करें, कब करें, ये सभी बातें आज हम आपको बता रहे हैं। हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही हम बात करें समेकित नाश जीव प्रबंधन के बारे में भी। तो इसके बारे में आपको बता दें कि हम यहाँ पर सिर्फ आपको सुनाएंगे, बताएंगे नहीं, दिखाएंगे भी कि कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कुछ हम आपको कीट भी दिखाएंगे यहाँ पर, वो भी जीवित। हमारे साथ जो मेहमान है राजेंद्र जी, वो लेकर आए हैं खास तौर पर आपके लिए, ताकि आप इन्हें देखें, पहचानें, समझें और इनका लाभ लें कि कैसे आप फसल अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। तो राजेंद्र जी, अब मैं चाहती हूँ आप भी कुछ चीज़ें दिखाइए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप भी है, स्टिकी कुछ यहाँ पर मटेरियल लेकर आए हैं आप, कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है? मैं अपने श्रोताओं को और किसान भाइयों को सबसे पहले ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो कीट प्रबंधन के लिए हम बहुत सारी कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि कीट प्रबंधन के लिए दवाइयाँ बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे हमारे इन्वायरमेंट का जो पक्षी है, देखिए उसमें भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जैसे जैसे हमने अभी बात की खरपतवार की। उसके बाद में पक्षियों की संख्या कम से कम होती जा रही है, हमारे जमीन के अंदर केंचुए खत्म होते जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय को देखते हुए कि आप सबसे पहले कीट प्रबंधन, कीट आता कहाँ से? कीट जमीन के अंदर से आता है। तो हम ग्रीष्मकालीन जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर, क्योंकि कीड़ा जो सोने के लिए जमीन में जाता है, जब उसको उत्पन्न करते हैं तो ऊपर आ जाता है प्यूपावस्था में, उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। दूसरा, जब फसल उगाती है 1 फीट की होती है तो इंसेक्ट रस चूसने वाला आता है, उसको रोकने के लिए हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये येलो स्टिकी ट्रैप है। अगर आप अपने खेत में जगह जगह लगा देंगे, ये मात्र 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाता है। खोल के दिखाएंगे इसे जी। इसमें बहुत सारे कीट हैं जो चिपक गए हैं। अच्छा, कीट चिपके हुए हैं? ये इसमें कीट चिपके हुए हैं और अनगिनत संख्या में ये बहुत सारे कीट हैं जिसे आप देख रहे हैं। अच्छा। 10 रुपए के खर्चा है और हम 1 बीघे लगभग 1/4 हिस्से में हम लोग उसको लगा करके रोक सकते हैं। दूसरा, जैसे ही फसल आगे बढ़ती है, इंसेक्ट आता है फ्लावरिंग स्टेज पर, वह बहुत सारे अंडे दे देता है। उस अंडे को देखने के लिए, यार इंसेक्ट को देखने के लिए एक फेरोमोन ट्रैप है। तरह तरह के फेरोमोन ट्रैप्स आपके। फेरोमोन ट्रैप का क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब? फेरोमोन ट्रैप का मतलब होता है कि जो जमीन से, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, इसी तरह से इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट जमीन के अंदर से निकलता है, मादा द्वारा एक गंध छोड़ी जाती है जो नर को आकर्षित करती है। इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर आप देख रहे हैं, इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमने मादा की गंध लगा दी, क्योंकि नर को आकर्षित करने के लिए गंध होती है। इसके अंदर अगर हमने गंध लगा दिया, गंध से नर इस मादा से मिलने के लिए आते हैं। हमने सारे नर को इस ट्रैप के माध्यम से एकत्रित कर लिया। तो अंदर कीट है ये जो दिखाई दे रही मिट्टी जैसा? जी जी जी, मिट्टी जैसे नहीं है, ये कीट है। कीट है। हाँ, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे इंसेक्ट को आप कलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आम की, अमरूद की ये फल मक्खियां हैं। अच्छा। आम और अमरूद की फल मक्खियां हैं। और आम और अमरूद पर क्या होता है, जैसे अभी बरसात का सीजन आने वाला है तो अमरूद में बहुत ज्यादा इंसेक्ट लगता है। इंसेक्ट पे हम लोग दवाइयां छिड़कते हैं, लेकिन वो मक्खी है ना, मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। स्प्रे से इसको रोकना बहुत मुश्किल है। हम इस विधि से आसानी से रोक सकते हैं। दूसरा बहुत प्रभावी जैसे आपने बताया कि इसमें मादा की गंध लगा दी जाती है, तो नर्स में तो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। यस, उसके बाद
हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें इतना छोटा छेद होता है कि एंट्री तो कर जाता है लेकिन उसमें एग्जिट यानी निकल नहीं पाता है। तो सारे नरों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, मादा के साथ मिलन नहीं होता है, अंडे नहीं होते हैं और हमारी फसल बिना दवाइयों के सुरक्षित हो जाती है। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं कि जैसे अभी अमरूद है, आम चल रहा है, आम में ये बहुत प्रभावी है और अमरूद में एक और छिड़काव कर सकते हैं, उसके साथ चिपकना हुआ पदार्थ जैसे मोलासिस या सीरा थोड़ा सा मिला करके अगर हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे में क्या होता है कि वो चिपक फल पर और पत्तियों पर आ जाती है और वहां जब मक्खी बैठती है तो उसके पंख चिपक जाते हैं और मैनेजमेंट होता है बिना दवाई। ठीक है, बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी कृष्ण कुमार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? छत्तीसगढ़ से हैं आप हमारे साथ। जी, हम लोग धान में सीधी बुआई करते हैं तो 15 दिन हो गए धान में सीधी बुआई किए हुए, उसमें खरपतवार दिख रहे हैं, उसके लिए कौन सी दवाई छीटनी चाहिए? बिल्कुल सही समय पर आपने कॉल किया और सही कार्यक्रम में किया है, तो राजवीर जी बताइए। कृष्ण कुमार जी, धान की फसल जैसे आप जानते हो कि पर्लिंग द्वारा रोपाई ट्रांसप्लांटेड से लगाते हैं, सीधी बुआई करते हैं। सीधी बुआई में आज आपकी फसल 15 दिन की है, अब आप उसमें एक दवाई आती है बिस्पारीबैक सोडियम। बिस्पारीबैक सोडियम नॉमिनी गोल्ड के नाम से बाजार में बिकती है। आप उसकी 25 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व, 25 ग्राम सक्रिय तत्व 1 हेक्टर के लिए, 2.5 एकड़ के लिए आप लें और उसमें 300 से 350 लीटर पानी में घोल बनाकर अब आपकी जो फसल 15 से 20 या 25 दिन की है, जो सीधी बुआई, सीधी विधि द्वारा बुआई बो रखी है, उसमें आप छिड़काव करेंगे तो सारे खरपतवार जो उग गए हैं वो सारे मर जाएंगे। अच्छा, तो अभी ये कर देना चाहिए इन्हें? हाँ बिल्कुल, 15 से 25 दिन की ये अवधि है दवाई की। बिस्पारीबैक सोडियम जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से बाजार में बिकती है। हाँ राजवीर जी, लेकिन कई जैसे हम देख रहे हैं कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है काफी, तो उसमें भी कुछ बताना चाहेंगे किस समय पर करें ये? नहीं, देखिए ऐसा है, जब बारिश का मौसम है, मैं किसान भाइयों को एक हिदायत दूंगा कि कोई भी शाकनाशी, कोई भी हर्बिसाइड खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग करें तो सबसे पहले मौसम का मिजाज जरूर देख लें जी। अगर मौसम में बारिश होने वाली है 1-2 घंटे में या लग रहा कि बारिश होगी तो दवाई का छिड़काव ना करें, क्योंकि अगर आपने दवाई छिड़की और 1 घंटे में या 15 मिनट में या 1-2 घंटे में बारिश हो गई तो सारी दवाई साफ होकर के एक खेत के एक कोने में रुक जाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा और दवाई का फायदा जो होना चाहिए किसान को वो नहीं होगा। तो दूसरा, हवा का जो प्रकोप है, हवा का जो बहाव है, उसमें भी मौसम का बहुत जरूरी है। तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, मौसम शांत होना चाहिए, सुबह 10 बजे का समय नहीं होना चाहिए, 11 से 1 के बीच में आप दवाई का छिड़काव करें तो अच्छा, उसमें उस पर दवाई का प्रभाव अच्छा होता है और खरपतवारों के अंदर जो है दवाई अच्छी तरीके से चली जाती है, जिससे उनका नियंत्रण होना अच्छी तरह संभव हो जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे थे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, जैसे कि आपने स्टिकी पैड दिखाया, फेरोमोन ट्रैप आपने दिखाया कि पता है कैसे काम करता है, मैं कुछ और भी देख रही हूँ कि ये एक आप ये देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये किसान भाइयों, आपने सुना होगा ट्राइकोग्रामा, हम इसको अभी परजीवी जी जूम करके दिखाते हैं, क्या है ये ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है। आप इसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं छोटा ततैया यानी टिनी वास्प। जैसे आपने घरों में, खेतों में पीले वाला ततैया देखा होगा, ये उसी परिवार से संबंध रखता है, बस शर्त एक ये छोटा है और वो बड़ा है। जैसे इसके अंदर है अभी? हाँ, यस, इसके अंदर है, आप देख सकते हैं, मूवमेंट कर रहा है, बहुत अधिक संख्या में इसको मूवमेंट कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे ये अंड परजीवी जैसे आप समझते हैं, हमारी फसल में बहुत ज्यादा संख्या में हानिकारक कीड़ों द्वारा अंडे दिए जाते हैं। उनके अंडे से सुंडी निकलती है, उस सुंडी को मारना के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो उचित नहीं है। अगर हम अपने खेत में मॉनिटरिंग फेरोमोन ट्रैप से पता कर लेंगे कि हमारा हानिकारक कीट का जो एडल्ट है, जो ततैया वो है, वो उसमें आ जाएगा, जैसे मोथ है, जैसे तितली है, अंडे दे देगी और वो हमें फेरोमोन ट्रैप से पता लग जाएगा। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की एक विधि है। उसके अंदर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में आएंगे। ये अंड परजीवी को हम अपने खेत में 15 से 20 दिन के अंतराल पर छोड़ते रहेंगे। तो ये कहाँ से मिलेंगे परजीवी ये वाले?
ये परजीवी क्या करेगा कि उसके अंडे में उसको परजीवित कर देगा। तो परजीवित करने के बाद में जो उसके पीले रंग का पदार्थ होता है अंडे के अंदर, तो उसको ये खा लेगा। जो सुंडी से लार्वी निकलनी थी, फिर वो लार्वी नहीं निकलेगी, फिर इसके अंदर से ये ततैया निकलना शुरू हो जाएंगे। और एक जो ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है, ये 1 से लेके 10 तक अंडों को परजीवित करता है। और फिर उस अंडे से जो एक लार्वी निकलनी थी, लार्वी नहीं निकल करके फिर 2 से 19 तक उसमें से परजीवी निकलते हैं। और आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट संख्या में घूम रहे हैं, हमारे किसान भाई देख सकते हैं। और अब ये काफी जगह आसानी से मिल जाता है। हमारे किसान भाई इसको समय समय पर इसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब भी, और ये जीवित है, बहुत छोटे छोटे से, अभी आपको शायद नहीं दिखाई देंगे क्योंकि देखिए ये ग्लास का है। और बिल्कुल, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनकी जो लगाने के लिए थैंक यू मैडम। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो दर्शक हैं, ये ट्राइको कार्ड के रूप में, ट्राइको कार्ड, बिल्कुल ट्राइको कार्ड के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मैं सोयाबीन के बारे में जानना चाहता हूँ। सोयाबीन को हम खरपतवार कैसे लाया जाए, फिर कौन सी छिड़काव करना चाहिए? सर कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे? हाँ, सोयाबीन की फसल का अभी टाइम आ रहा है, या लगा दी होगी। जुलाई के 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। जब फसल लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है, आप इसमें एक पेंडिमिथ्रिन दवाई आती है। पेंडिमिथ्रिन कई नामों से बाजारों में बिकती है। उसकी 1 किलो मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन के लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है छिड़काव कर दें खेत में। अगर पेंडिमिथ्रिन ना मिले तो एक दवाई आती है मेट्रीविजिन। मेट्रीविजिन कई नामों से बिकती है बाजार में। उसकी मात्रा सिर्फ 200 से 250 ग्राम। देखिए, मेट्रीविजिन बहुत तेज दवाई है। इसकी मात्रा मैं दोबारा बताना चाहता हूं किसान भाइयों को, 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर का मतलब है 2.5 एकड़। और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन की बुआई के 1 या 2 दिन के अंदर किसान भाइयों का इसका समान रूप से खेत में छिड़काव करना है। और उसके बाद जिन किसान भाइयों की फसल, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अगर सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई है, तो उसमें भी वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए दवाई दूसरी है जिसका नाम है एमेज़ेटाफायर। एमेज़ेटाफायर नाम की दवाई आती है जिसकी मात्रा 50 से 70 ग्राम। देखिए, आजकल जो है दवाइयों की मात्रा ग्राम में आती है। किलो में प्रयोग होने वाली दवाइयों का समय अब चला गया। तो 50 से 70 ग्राम एमेज़ेटाफायर दवाई को आप लीजिए 1 हेक्टर के लिए, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब आपकी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो या 25 दिन की हो, अगर 30 दिन की भी हो गई है, तो उसमें भी एमेज़ेटाफायर नामक दवाई का प्रयोग करके किसान भाई सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। और राजवीर जी, जैसा कि आपने कहा अभी कि अब वो किलो वाला दौर गया, अब ग्राम्स में बात होती है। और कई बार किसान इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाते कि इतनी कम मात्रा में कैसे दवा काम करेगी। तो नुकसान ये होता है कि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उसके मानक है, उसी के अनुसार ही आप इस्तेमाल करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आइए कॉल लेते हैं। हमारे साथ नारायण साहू जी हैं जिन्होंने फोन किया है, बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है? आप हाँ नमस्कार। नमस्कार, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, नारायण साहू जी। नमस्कार सर, बताइए सवाल बताएं अपना। सर, हमारे यहाँ मूंग का फसल और मूंगफली का जो दोनों का मिश्रित फसल होता है जी, तो उसमें खरपतवार ज्यादातर तभी साल हो जाता है। ठीक है जी। बारिश के पहले वो लगाना पड़ता है। हाँ। तो उसका कोई सलाह है जो ना हो सके? बिल्कुल। मूंग के साथ क्या लगाते हैं आप? मूंगफली। हाँ, मूंगफली निश्चित रूप से किया जाता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मूंग और मूंगफली की जो इंटरक्रॉपिंग है, मिश्रित खेती बोलते हैं जिसको कहते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ हरियाणा या उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ सरसों लगाते थे बीच में एक लाइन, तो इसी तरीके से उड़ीसा में मूंग के साथ मूंगफली लगती है। दोनों ही फसलें चौड़ी पत्ती वाली हैं। तो इसके लिए मैं, जब आप दोनों एक साथ लगाएंगे और लगाने के 1 या 2 दिन बाद एक दवाई मैंने अभी पहले भी बताई थी किसान भाइयों को, पेंडीमिथिलिन। पेंडीमिथिलिन दवाई जो है 1 किलो मात्रा लें 2.5 एकड़ के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब मूंग और मूंगफली दोनों लगा दी हैं, खेत में सोइंग कर दी है उनकी, सोइंग के 1 या 2 दिन बाद छिड़काव कर दें, क्योंकि ये दवाई दोनों फसलों के लिए कंपेटेबल है, दोनों फसलों के लिए सिलेक्टिव है। ये खरपतवारों को मारेगी और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल। और सर आप कुछ बता रहे थे, उस वक्त बात रह गई थी बीच में। जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि आने वाला जो हमारा खरीफ मौसम है, इसमें सरसों की फसल प्रमुख, माफ कीजिएगा, धान की फसल लेंगे। धान की फसल पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि धान की फसल में सबसे पहले लगाने के 15-20 दिन बाद तना छेदक आता है, पत्ती मोड़क कीट आता है और गंदी बग आता है। बहुत सारे फिर हॉपर भी आते हैं, जैसे GLH है, इस तरह के आते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, एक तो तना छेदक जो बीच में गोब खींचते हैं तो आसानी से खिंच आती है, वहां के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा ट्राइको कार्ड है, 1 एकड़ में 2 लगते हैं, जिसमें 1 एकड़ में लगभग 20,000 अंड परजीवी होते हैं, जिन्हें हम 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं। इतना सा ये पूरे 1 एकड़ में काम करेगा? इसमें लगभग 1 में 20,000 होते हैं और 2 में 40,000 हमारे परजीवी होते हैं। इन परजीवी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हैं। इसे लगाने का तरीका यह है कि खेत से 2 मीटर अंदर जाके लगाएं, क्योंकि अगर हमने किनारे पे लगा दिया तो दूसरे के खेत में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सलाह सभी को दिया जाए, जैसे कि हम सभी को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये मात्र 45 रुपए का हमारे कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल में मिलता है, जिसे 2 लगाने 90 रुपए का खर्चा है। और 2 से 3 बार धान की फसल में लगाएंगे तो तना छेदक और पत्ती मोड़क
कीट नहीं लगेगा। अच्छा। हम IPM की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पत्ती मोड़क जो कीट है, पत्ती मोड़ के और एक जाला बना करके उसके अंदर बैठ जाती है सुंडी, लेकिन हम ऊपर से स्प्रे करते हैं। जब ऊपर से स्प्रे करते हैं तो वो तो नीचे है, लेकिन सुंडी मर नहीं पाती है। मैं यहाँ बिना दवाइयों के बहुत अच्छा एक तरीका बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे पत्ती मोड़ करके जो सुंडी बैठी हुई है, 10 मीटर की रस्सी हमारे किसान भाई यूं ही घुमा दें और पानी भरा हुआ है, वो सुंडी को जैसे हिला देते डिस्टर्ब करेंगे, रस्सी से हिलाएंगे तो सुंडी नीचे गिर जाएगी, और जैसे ही पानी के संपर्क में सुंडी आएगी वो मर जाएगी। बिना दवाई के इलाज है। इसी तरह से अगर एक बहुत खतरनाक कीड़ा जब हमारी धान की फसल पकने को आती है तो वहां एक गंदी कीट आता है, और गंदी कीट जब आता है कि पहले वो खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती है उसमें खरपतवार होता है, वहां पर पहले वो अंडे देता है। उसके बाद वो खेत में जो धान की फसल दूधिया अपने पीरियड में आती है, जब धान की फसल पकने को होती है तो रस चूसता है। रस चूसने के बाद में और उसको सारा बाली को सफेद कर देता है, जो दाना पकने को होता है उसको काला कर देता है। यहाँ पर जब वो कीट आता है तो एक अजीब सी गंध आती है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि डस्ट करते हैं, बहुत सारे स्प्रे करते हैं। वह स्प्रे और डस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जैसे नाम से आप जानते हैं गंधी कीट, उस गंदी कीट को नियंत्रण करने के लिए हम अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि एक गंध जैसा ही पदार्थ उस खेत में छिड़काव किया जाए। जैसे 2 से 3 किलो लहसुन को कुचल के और उसको आप अपने खेत में पानी में के साथ छिड़काव कर दें। 1 एकड़ में उस समय लगभग 150 लीटर पानी लगता है, वो उस गंध से दूर भग जाएगा। दूसरा बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा फसल पकने को होती है तो थोड़ा हमारे किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा आग जला दें, और आग जलाने पर वो गंदी कीट रोशनी की तरफ बहुत ज्यादा आता है। ऐसा करें, थोड़ा सा आग को एकदम जब घर आए तो बिल्कुल खत्म करके आए। तीसरा, वहां पर लाइट ट्रैप और फिरोमोन ट्रैप की जैसे हम बात कर रहे, लाइट ट्रैप और स्टिकी ट्रैप की बात कर रहे थे। अगर हम यहाँ लाइट ट्रैप लगाएंगे, वो गंदी कीट लाइट पे बहुत आता है और यहाँ आकर के वो चिपक जाता है। इसके साथ साथ वहां पर ये अंड परजीवी भी बड़ा प्रभावी ढंग से इस पे काम करता है। इस तरह से हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि ये सारी विधियों को मॉनिटरिंग के आधार पर अपने खेत में इस्तेमाल करें। दवाइयां डालने की कोई आवश्यकता देखिए, दवाइयां डालने से जहां काम भी बढ़ता है, दूसरी ओर इसमें लागत भी बहुत होती है और पर्यावरण को भी नुकसान है। ये बहुत ही आसान सस्ते तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिनका कोई नुकसान नहीं है। कम से कम ये बात हम आपको सुनिश्चित कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, भास्कर नारायण जी है फोन लाइन पर। जी भास्कर साहब, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार, विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि तिल के लिए कौन सी दवा उपयुक्त रहेगी, और जो खरपतवार नाशी पेंडामेथिलिन सर ने बताई है, अभी विशेषज्ञ जो बैठे हैं, ये दवा प्राइवेट दुकानों में मिलती है तो बड़ी महंगी मिलती है। जो सरकारी फार्मूला हो, उचित दुकान रेट की जो दुकान हो, इस पे उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो हम किसानों को इस विषय में क्या करना चाहिए, क्योंकि उसी कंपनी फार्मूले की दवा हम प्राइवेट दुकानों से लेते हैं तो बहुत महंगी कीमत पे मिलती है, और वो सरकारी भी नहीं होती, कभी कभी नकली भी मिल जाती है। बिल्कुल, ये देखिए, ये बड़ी समस्या है। भास्कर जी, ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। तिल की खेती के बारे में मैं बताऊंगा। पेंडिमिथिलिन दवाई तिल की खेती के लिए उपयुक्त है। जब आप तिल की बुआई कर दें, सोइंग कर दें, सोइंग करने के 1 या 2 दिन बाद जो है पेंडिमिथिलिन दवाई आप 1 किलो दवाई, जो मैं आपको पहले ही बताया, 1 किलो दवाई 500 लीटर पानी में 2.5 एकड़ के लिए आप इसका छिड़काव कर दें। तिल के और खरपतवारों के जमने से पहले पेंडिमिथिलिन का प्रयोग जो भी किसान भाई करें, जिस भी फसल में करें, फसल के उगने और खरपतवारों के उगने से पहले दवाई खेत में छिड़की होनी चाहिए। अच्छा, ये विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, आपने कहा कि हमको ये 2 पेंडिमिथिलिन है कहां से सस्ती मिले। देखिए, नकली बता रहे हैं मिल जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। आप जो है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कई जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज की दुकानें हैं, जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं कई कंपनियों के, पेंडिमिथिलिन आज कम से कम 10-12 कंपनियां बनाती हैं। आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाइए और पेंडिमिथिलिन जब खरीदेंगे तो उसका ओरिजिनल बिल लीजिए। देखिए, बाजार के अंदर स्पूरियस मटेरियल, नकली दवाइयां बहुत फैल रही हैं, जिसके कारण खरपतवार
समय से जब छिड़काव करने से नहीं मरते हैं तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों का नुकसान भी होता है और फसल पे भी उसका नुकसान हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आप बिल जरूर लीजिए और ऑथराइज्ड डीलर से ही बिल्कुल, ये तो हम अपने कार्यक्रमों में बताते ही रहते हैं कि देखिए इधर यहाँ वहाँ इधर उधर से ना ले, वहाँ ज्यादा चांस है कि आपको नुकसान हो सकता है। अब ब्रेक लेना होगा। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? कीट के बारे में बता रहा था कि जैसे कि हमारे अभी श्रोता कीट के बारे में बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो तिल में एक तिल हॉक मॉथ लगता है और एक बिहार हेरी कैटरपिलर लगती है जिसपे बहुत सारे रोए होते हैं। हमारा किसान भाई उस पर स्प्रे करता है लेकिन दवाई की जो बूंद है ना वो उसकी बालों में फंस जाती है तो कीड़ा नहीं मर पाता है। यहाँ मैं बहुत अच्छे से और आसान सा तरीका बताना चाहूंगा आपको कि आपका जो इंसेक्ट आते हैं ये फ्लावर से पहले और उसके बाद जैसे तिल में जो उसका पॉड बन जाता है उस समय आता है। यहाँ पर आप बिल्कुल तैयार रखिए नीम का तेल, क्योंकि मैं थोड़ा सा दवाइयाँ नहीं बताना चाहूंगा और नहीं बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीम का तेल आपका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनाएं और छिड़काव करें। ये इंतजार ना करें कीड़ा आएगा मैं तब करूंगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तेल में जब स्प्रे करेंगे तो तेल पानी में नहीं मिलता है, तो तेल को पानी में मिलाने के लिए थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें और वो आसानी से मिल जाएगा और आप कीड़े का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया एक स्प्रे कर दीजिए फूल आने से पहले, क्योंकि फूल आने पर कभी स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि परागण करने वाले कीट थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं। और जब परागण होने के बाद जब फल सेट हो जाता है एक छिड़काव उस समय कर दीजिए, आपकी फसल में निश्चित तौर से कीड़ों से निजात मिलेगी। जी 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 बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेंगे आपके कॉल इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं तो जल्दी से हमें कॉल करें अगर अभी तक आप हमें कॉल नहीं कर पाए। अब सर जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि धान की फसल के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें किस तरह के कीट हो सकते हैं और साथ ही सर आप भी कुछ बताना चाहते हैं। मक्का की भी हम बात करें तो उसमें भी खरपतवार की समस्या रहती है। दोनों पॉइंट्स को लेते हैं, पहले मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का में जैसे अभी मौसम जो है मक्का की सोइंग का आ रहा है 15 जुलाई से, और इस वीक में भी लोगों ने मक्का लगा दी है। तो जब मक्का लगाते हैं तो मक्का में बारिश के टाइम पे काफ़ी खरपतवार आते हैं और मक्का जब लगाते हैं तो स्टार्टिंग में एक दवाई आती है एट्राजिन। एट्राजिन मक्का के लिए बहुत उपयुक्त है
उसकी जो आप 1 किलो मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है मक्का का छिड़काव जो है मक्का के निकलने से पहले और खरपतवारों के निकलने से पहले इसका समान रूप से कर दें। कभी कभी किसान भाई जो है मक्का की जो है दवाई का प्रयोग जो है सोइंग के बाद नहीं कर पाते हैं और मक्का उनकी 15 से 20 दिन की हो जाती है, उस समय खरपतवार दिखाई देते हैं। तो किसान भाई को चिंता हो जाती है, भाई अब कैसे करें इनका नियंत्रण, हमने तो एट्राजिन लगाई नहीं। तो उस समय भी किसान भाइयों के लिए एक नई दवाई आई है जिसको बोलते हैं टेम्बोट्रिन। टेम्बोट्रिन की जो है कम मात्रा प्रयोग होती है, 120 ग्राम, देखिए 120 ग्राम मात्रा टेम्बोट्रिन की लीजिए और 300 से 400 लीटर पानी में इसका घोल बनाइए और जब आपकी मक्का की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, 15 दिन की फसल होने पे भी इसका अच्छी तरह से छिड़काव करें और सारे खरपतवार जो है मर जाएंगे। तो टेम्बोट्रिन नामक दवाई जो है एक ही नाम से बिकती है बाजार में, तो है लॉन्डिस। तो इस दवाई का प्रयोग करके किसान भाई मक्का की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को मैं एक बात बताऊंगा, मैंने कई रसायनों के नाम बताए, कईयों की प्रयोग का समय बताया, कई फसलों में अलग अलग रसायन प्रयोग करने चाहिए। वो रसायन फसल के उपयुक्त होने चाहिए, मतलब फसल को बचाएं और खरपतवारों को मारें। तो सिलेक्टिविटी हर्बिसाइड की फसल के साथ होनी चाहिए। लेकिन जब खरपतवारनाशी आप प्रयोग करें तो ध्यान रखें कि आप जो है जैसे ही आप यूज करें उसके बाद अपने शरीर को अच्छी तरह धोएं। जो शाकनाशियों के जो डिब्बे हैं, खाली डिब्बे दवाई के, उनको इधर उधर ना फेंकें, उनको जला दें या जमीन में गाड़ दें। तो इस तरीके से जो है कोई दुर्घटना हर्बिसाइड्स के प्रयोग से ना हो, तो किसान भाई को ये भी विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी मक्का की, मक्का में बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं, जिसमें से प्रमुख है आजकल सभी लोग जानते हैं फाल आर्मी वर्म है, हेलिकोवर्पा आर्मी जरा है। मैं यह बताना चाहूँगा कि हम जब नुकसान हो गया, जब आपके खेत में कीड़ा आ गया, तो ये इंतजार नहीं करना है कि आए कीड़ा आ गया फिर वो नुकसान पहुंचाएगा। देखिए कीड़ा जमीन के अंदर आता है, आप मृदा का शोधन करें। मृदा का शोधन करने के लिए मेरे पास हैं आपके जैसे कि ब्यूवेरिया बेसियाना, ये आप देख रहे हैं दोनों ही एंटमोपैथोजेनिक फंगस हैं, ब्यूवेरिया बेसियाना और मेटारिजियम। ये जमीन के अंदर गोबर की खाद के साथ अगर हम मिला देते हैं, जो जमीन के अंदर जो प्यूपा अवस्था में फाल आर्मी वर्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजा और अन्य जो कीड़े हैं वो जमीन के अंदर सोने चले जाते हैं प्यूपा अवस्था में। अगर हम गोबर की खाद के साथ इसको मिला देते हैं तो इसके स्पोर्स उनके प्यूपे पर लग जाते हैं और वो वहीं जमीन में ही नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। अब उसमें से प्यूपा निकल करके तितली नहीं बनती है। एक बात, पहला प्रबंधन। दूसरा प्रबंधन, इसको जैसे ही फसल बड़ी होती है यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप लगा दें तो उसमें सारे नर एकत्रित हो जाएंगे। तीसरा, जब अंडे दे देता है तो जैसे कि मैं आपको ट्राइकोकार्ड और ये लाइव दिखा रहा था मैं आपको, इसको आप लगा के प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा, आपको लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये सब नहीं हो पा रहा है तो नीम का तेल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करते रहिए, जैसे मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ किसान सह फसल के रूप में जो गन्ने के साथ में मक्का लगा रहे थे, पहले तो हम टॉप बोरर जैसे कीड़ों को रोकने के लिए हम ऐसा करते थे। कृपया करके अब गन्ने के साथ में मक्का की फसल न लें, जिससे कि इस कीड़े को बढ़ावा न मिले। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे फाल आर्मी वर्म, ये वही स्पोडेप्टेरा लिटरा है जो तंबाकू का कीट होता था। ये गुच्छे में बहुत सारे अंडे देता है, 150, 200, 250 तक। फिर सारी लार्वी निकलते हुए पूरे पौधे को खाना खत्म कर देती हैं। इसे हाथ से भी
कलेक्ट करके नष्ट किया जा सकता है। जी, इसी साथ साथ एक NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है। हाँ। अगर आपको आसानी से मिल जाता है, इसके छिड़काव करके इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो जो तरीके आपने बताए हैं और जो वस्तुएं आपने यहाँ पर दिखाई हैं, इनका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से बिना रसायनों के इस्तेमाल करे हुए भी कीट प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सर आपका भी, आप तो पूरे सैंपल लेकर के आए यहाँ पर खरपतवार के, दर्शकों को दिखाया, आपने भी सब डेमो करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारे अगले अंक का यानी कल का विषय क्या है, आइए डालते इस पर नजर। कल हम बात करेंगे चारा प्रबंधन पर और साथ ही बताएंगे आपको आमदनी बढ़ाने के लिए नए बागों की स्थापना के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई सुझाव है, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। फेसबुक से जुड़ने के लिए बस करना आपको ये है कि फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, फॉलो करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके साथ एक और आसान तरीका, हमारा कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें। हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि अब आप हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। DD किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए इसे आप स्कैन कीजिए, देखिए हेलो किसान के अन्य एपिसोड्स भी, पुराने एपिसोड भी अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या फिर इसी एपिसोड को दोबारा से देखना चाहते हैं, तो भी आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।